नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कहानी का दूसरा भाग। एक ऐसा केस जिसे सुनकर जज साहब भी रो पड़े, पार्ट 2। कहानी के पहले भाग में आपने सुना माँ बाप को छोड़कर बेटा विदेश पढ़ाई करने गया तो माँ बाप ने अपना सब कुछ निछावर कर उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन जब वह अच्छी नौकरी पाकर अच्छा खासा कमाने लगेगा तब वह हमें भी अपने साथ रखेगा। लेकिन बेटे ने विदेश जाकर अपना रंग ही बदल दिए। उसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं इस कहानी में। जब उसने अपने पिता से बहुत बुरी तरीके से बात की तब विमला जी के बहुत पूछे जाने पर सुजीत जी ने उन्हें बताया कि अमित ने उनसे किस तरह बात की। विमला जी को जब ये पता चला तो वह गुस्से से बोली, आप उसे फ़ोन लगाइए, मैं उससे बात करती हूँ। उसका दिमाग खराब हो गया है। उस लड़की ने पता नहीं उस पर क्या जादू कर दिया है कि उसे अपने माँ बाप दिखाई नहीं देते हैं। सुजीत जी तो अब तक समझ चुके थे कि अब उनके बेटे से उनका कुछ रिश्ता नहीं रहा। अब तो बस जैसा भी है, जो भी है, उनकी अपनी पत्नी है। बेटा तो केवल नाम का रह गया। लेकिन विमला जी अभी तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई थी। अपने बेटे पर अपना अधिकार मानकर वह उसे कभी भी कॉल करने लगती और सुजीत जी को इस बात का डर सताता कि कहीं अमित ने उनसे कुछ कह दिया तो क्या होगा। वैसे भी सुजीत जी का अब था ही कौन उनकी पत्नी के अलावा। ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सुजीत जी खुद को नहीं संभाल पाते। इसलिए वह अक्सर ही अपनी पत्नी से मना किया करते थे कि अमित बिजी रहता है, तुम हर वक्त उसे परेशान मत किया करो। और एक दिन वही हुआ जिसका सुजीत जी को डर था। अमित ने फ़ोन नहीं उठाया और विमला जी बार बार फ़ोन कर रही थी। अमित ने गुस्से में फ़ोन उठाकर कहा, एक बार में समझ नहीं आता, जब फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब है मैं बिजी ही होऊंगा। आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जब कोई इंसान एक बार फ़ोन काट दे तो दोबारा फ़ोन नहीं करना चाहिए। आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों आप लोग हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हैं। विमला जी की तबीयत पिछले कुछ दिन से वैसे ही ख़राब थी और जब उनके इकलौते बेटे ने उनसे इस तरह से बात की तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। धीरे धीरे उनकी तबीयत दिन पे दिन गिरती चली गई और एक दिन वे चक्कर खाकर बीच बाज़ार में गिर पड़ीं। कुछ राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। किसी पड़ोसी ने सुजीत जी को खबर की तो वह अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि विमला जी की किडनी फेल हो चुकी है। उन्हें यदि कोई डोनर मिल जाता है तब वह अपना बाकी जीवन जी सकेंगी, अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनके पास कितना समय है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने का समय उनके पास है। डॉक्टर ने जब सुजीत जी को ये बताया तो उस समय उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपनी जीवन संगिनी को कैसे बचाएं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ पहले ही अपने बेटे के ऊपर निछावर कर दिया था। अब बचा कुचा यह घर ही था। इन सब सोच विचार में डूबे हुए सुजीत जी को जब नर्स ने बुलाया और कहा, आपको विमला जी बुला रही हैं। सुजीत जी जब अंदर गए तो विमला जी के पूछे जाने पर सच नहीं बोल पाए कि तुम्हारा बेटा आज 2 दिन बाद भी तुम्हें देखने नहीं आया। उन्होंने विमला जी की तबीयत और ना बिगड़ जाए इस डर के कारण झूठ कह दिया कि तुम्हारा बेटा आया था, लेकिन वह जब आया था तब तुम सो रही थी। बाहर निकलकर बैठे हुए सुजीत जी अब गहरी सोच में डूबे थे कि जब कल विमला उनसे पूछेगी कि उनका बेटा क्यों नहीं आया तो उसे क्या जवाब दूंगा। साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि विमला जी का इलाज कैसे करवाएंगे, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। इसके अलावा वह दाता कहाँ से ढूंढें जो विमला जी को अपनी किडनी दे सके, क्योंकि उनका बेटा तो यह सब करने से रहा। पेंशन के पैसों से जैसे तैसे दोनों अपना घर चला रहे थे। बची हुई कुछ ही रकम थी जो उन्होंने जमा की थी। वह तो विमला जी के इलाज के लिए जो पैसे चाहिए थे उसमें ऐसी थी जैसे सागर में 1 लोटा पानी। वैसे भी उन पैसों का उस रकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो कि विमला जी को बचाने के लिए चाहिए था। बेचारे चिंता में डूबे जा रहे थे। यही सब सोचते सोचते वह पानी पीने के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक वह किसी आदमी से टकरा गए और माफ़ी मांगते हुए जैसे ही उन्होंने अपनी नज़रें उठाईं तो एकाएक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए उस आदमी को गले लगाते हुए बोले,
अरे तुम कैसे हो भाई? जगदीश सामने वाला व्यक्ति भी सुजीत जी को गले लगाता हुआ बोला, अरे भाई मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? आज कितने वर्षों बाद तुमसे मिलना हुआ, और वह भी अस्पताल में। सब ठीक तो है? तुम यहाँ कैसे आए हो? अजीत जी ने उस आदमी से पूछा। तो उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं भाई, दरअसल कुछ समय से पेट में दर्द की शिकायत है, तो सोचा डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, बस इसलिए अस्पताल आया था। और तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है? सुजीत जी बोले, अरे नहीं नहीं यार, मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारी भाभी यहाँ एडमिट हैं, तो बस मैं उन्हीं के साथ यहाँ हूँ। जगदीश जी बोले, क्या हुआ भाभी जी को? सब ठीक तो है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? सुजीत जी वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अपना दुख कब से किसी अपने से बांटना चाहते थे, पर उन्हें कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जिससे वह अपनी तकलीफ़ बता सके। पर आज इतने दिनों के बाद किसी का अपनापन मिला तो उन्होंने अपनी जीवन की किताब उसके सामने खोल कर रख दी। सुजीत जी ने जगदीश जी को सारी बातें बताई, और जगदीश जी ने यह सब सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि सुजीत जी जिन्होंने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, उनका बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह उन्हें देखने भी नहीं आ सकता। जगदीश जी को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु वह दुखी होकर सुजीत जी के आंसुओं का सैलाब बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसलिए वह सुजीत जी को हिम्मत बांधते हुए बोले, मित्र, यह समय रोने या हिम्मत से हारने का नहीं है, बल्कि यह समय तो संयम, धैर्य और दिमाग से काम लेने का है। यह समय है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अपनी औलाद को यह बता दो कि तुम अभी भी उनके ऊपर निर्भर नहीं हो, और ना ही उन्होंने तुम पर कोई एहसान किया है। तुम उनसे यदि कुछ मांग रहे हो तो वह तुम्हारा अधिकार है, जो कि उन्होंने तुम्हें प्यार से नहीं दिया, तो तुम शक्ति से अपना अधिकार मांगो। सुजीत जी प्रश्न भरी निगाहों से जगदीश जी की तरफ देखने लगे। तब जगदीश जी बोले, मित्र, तुम्हें खुद को थोड़ा कठोर बनाना होगा, तभी तुम अपनी औलाद को सबक सिखा सकते हो। जगदीश जी ने सुजीत जी को जैसे जैसे बताया, सुजीत जी ने बिल्कुल वैसा वैसा किया। उन्होंने अगले ही दिन अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज किया। धोखेधड़ी का केस उन्होंने अपने बेटे पर लगाया और उससे अपने रिटायरमेंट के वक्त मिली हुई रकम की वापसी करने की मांग की। विदेश में रह रहे अमित को जब ये नोटिस पहुंचा तो वह अगले ही दिन इंडिया आ गया। भारत पहुंचते ही वह अपने पिता से मिलने उनके घर पहुंचा, जहां से उन्होंने अमित को यह कहकर भगा दिया कि आगे की बात तुमसे मेरा वकील करेगा, और अगर तुम वह पैसे देने के लिए तैयार हो तो मैं ये केस वापस लेने के लिए भी तैयार हूँ। इस पर अमित बोला, वह पैसे मेरे पास नहीं हैं, वह पैसे कब का खर्च हो चुका है। और कैसे बाप हैं आप? आपको इतनी भी शर्म नहीं है? अपने बेटे पर भला कौन सा बाप केस करता है? सुजीत जी अमित के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मेहरबानी करके निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मेरे दरवाजे पर आए हुए किसी मेहमान को धक्का देकर निकालूं, और ये सब बातें तुम तो मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा होगा। कहते हुए उन्होंने अमित के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन तक यह बात पूरी तरह शहर में आग की तरह फैल चुकी थी कि एक बूढ़े पिता ने अपने ही बेटे पर केस किया है, जिसका कारण है उसके बेटे द्वारा की गई धोखाधड़ी, जिसने धोखे से अपने पिता के सारे पैसे हथिया लिए, और जब मुसीबत के समय उनके साथ देने की बारी आई तो अपने हाथ झाड़कर अलग हो गया। अमित को अपनी बदनामी होता देख बहुत बुरा लग रहा था। वह कोर्ट पहुंचा और वहां जाकर उसने एक वकील से बात की। जगदीश जी ने लोकल न्यूज़ रिपोर्टर की मदद से इस बात को आसपास के सभी शहरों में पहुंचा दिया। सभी न्यूज़पेपर में ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइन के तौर पर यही लिखा था कि कैसे एक बेटे ने अपने बाप के साथ धोखा किया और माँ को अंत समय पर देखने तक का नहीं सोचा, यहाँ तक कि उन्हें मरते हुए छोड़ दिया। वह बेटा विदेश में ऐश कर रहा था। अमित अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भारत आया था, क्योंकि अमित भारतीय था और वह हिंदी भाषा बोलता था, तो उसकी पत्नी और बच्चे को भी हिंदी भाषा आती थी। अमित का 5 साल का बेटा होटल में घूम रहा था। जब रूम सर्विस का एक आदमी चाय लेकर आया, तब उसने न्यूज़पेपर में अपने पापा का फ़ोटो देखी, जिसे देखकर पहले तो वह डर गया। फिर उसने जो चाय देने आया था उस व्यक्ति से पूछा, तो उसे स्टाफ के आदमी ने बताया कि यह आदमी जिसकी फ़ोटो इस अखबार में छपी है, यह बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत ही नालायक इंसान है। यह इतना गंदा इंसान है बेटा, इसके बारे में मत पूछो।
इसने तो अपने बाप अपनी माँ को बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ दिया और धोखे से उनके सारे पैसे हड़प लिए। अमित जब कोर्ट से होकर वापस लौटा तो उनका बेटा अमित से बोला, पापा आप धोखेबाज और नालायक बेटे हैं। अपने छोटे से बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पानी पीता हुआ अमित रुक गया और उसका पानी गले में ही रह गया। वह आश्चर्य से बोला, यह सब तुम क्या कह रहे हो और तुम्हें यह सब किसने सिखाया? तब वह छोटा बच्चा बोला, पापा आपने अपने पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? आपने उनको चीट क्यों किया? आपने उनके सारे पैसे छीन लिए और आप अपनी माँ जो बीमार है उन्हें देखने भी नहीं जाते। अमित बोला, बेटा यह सब मैं आपके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, इसे चीट करना नहीं कहते। इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए। तब उसका बेटा बोला, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे और मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी ऐसा ही करूँगा और आपके सारे पैसे ले लूँगा, क्योंकि मुझे भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना। पापा को बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन इस बार इस बच्चे के जवाब ने अमित को हिला कर रख दिया। अपने बेटे के मुंह से जब उसने सुना कि उसका बेटा बड़ा होकर उसे इसी तरह छोड़ देगा दर दर की ठोकरें खाने को, तब उसे एहसास हुआ कि उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैंने उनसे हाथ झाड़ लिए। पूरे शहर में अमित का केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था कि उसके बारे में लगभग शहर के हर व्यक्ति को सब कुछ पता था। एक बुजुर्ग महिला की ज़िंदगी इस केस के ऊपर निर्भर थी, अतः इस केस को बहुत सीरियसली लेकर जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की गई। अदालत में अमित और सुजीत जी दोनों ही को बुलाया गया और वकील ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सुजीत जी के वकील ने अमित से सवाल करना शुरू किया तो अमित की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वैसे भी आज अमित की आंखों में चालाकी और फरेब की जगह पश्चाताप और दुख था। जज साहब ने सुजीत जी से पूछा कि आपने अपने बेटे पर केस क्यों किया, तो सुजीत जी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, किस हालातों में उन्होंने उसे विदेश भेजा, उन्हें सब कुछ बताया। अपनी जीवन गाथा बताते बताते अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके और वहीं सबके सामने फूट फूट कर रोने लगे। उनके दर्द भरे जीवन की कहानी और सच्चाई सुनकर वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए कि आखिर कैसी औलादें अपने माता पिता के समय पर अपना बचपन भूल जाती हैं, कैसे बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। अमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और फिर वह सबके सामने अपनी गलती को मान लेता है और हाथ जोड़कर सुजीत जी से माफ़ी मांगता है और उन्हें उनके सारे पैसे वापस लौटाने का वादा करता है। यहाँ तक कि वह अपनी माँ को किडनी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब जब वह अपने पिता को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है तो सुजीत जी भी अपना केस वापस ले लेते हैं और अमित को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहाँ विमला जी एडमिट थी, जो कि बहुत ही कमज़ोर शरीर में तब्दील हो चुकी थी। उनके कमज़ोर चेहरे पर बेहद झुर्रियाँ हैं। अपनी झुकी हुई आँखों से जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो वह मुस्कुरा दी और अपने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को अपने पास बुलाया। आज पहली बार अमित अपनी माँ की हालत देख नहीं पा रहा था। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसे रोना आ गया और वह उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। अपना सिर अपनी माँ के बेड पर रखकर वह रोता रहा और उनसे माफ़ी मांगता रहा। सुजीत जी और विमला जी ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। सुजीत जी अब कुछ संतुष्ट थे। विमला जी के सर पर हाथ रखकर चलते हुए बोले, फिक्र मत करो, मैं यहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अब तो तुम्हारा बेटा भी आ गया है, अब तो खुश हो ना। विमला जी ने हंसते हुए गर्दन हिला दी और अगले ही दिन अमित के सारे चेकअप हुए और किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर चालू कर दिया गया। अचानक से 1 महीने की छुट्टी के कारण अमित की नौकरी छूट गई और अब उसने भारत में ही अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली। वह अब अपने माता पिता के साथ रहने लगा। अब उसकी पत्नी और उसका बेटा भी वहीं रहने लगे। विमला जी और सुजीत जी अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ पाकर और ज़्यादा खुश थे। आज भी दोनों अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन आज भी सुजीत जी उस वाक़या को नहीं भूल पाए और ना ही अमित भूल पाया। अमित को इस बात का डर सताता है कि कहीं उसका बेटा बड़ा होकर उसके साथ ऐसा ना करे जैसा उसने अपने पिता के साथ किया।
अब उसे भी एक पिता के दर्द की चिंता और जिम्मेदारी का एहसास होता है। दोस्तों, इंसान अपने माता पिता की दुविधा को केवल तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह खुद माँ बाप नहीं बन जाता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।